जय हिंद साथियों। मैं कर्नल के एस कविया आज आपसे मुखातिब हूँ एक नया टॉपिक लेके ईसीएचएस के 12 महत्वपूर्ण बातें। सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईसीएचएस। 12 स्लाइड्स के माध्यम से 12 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले चलते देखिए, ईसीएचएस का आपको मतलब पता है। ईसीएचएस है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। जैसे सीजीएचएस है वैसे ही ईसीएचएस है। बहुत बड़ा महकमा है। 427 पॉलीक्लिनिक्स पूरे हिंदुस्तान में ईसीएचएस के हैं। 427 काफी बड़ा जाल है। 2500 के आसपास हॉस्पिटल्स पे एम्पैनल्ड हैं। 2500 2500। दूसरा सवाल है कि क्या ईसीएचएस सभी के लिए कंपलसरी है? जी हाँ, 1 अप्रैल 2003 के बाद जो भी रिटायर होंगे उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी। हाँ, अगर कोई ऐसे स्थान में रहता है जहां दूर दराज तक कहीं कोई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक नहीं है तो वहां एक सर्विसमैन 1000 रुपये हर महीने का मेडिकल अलाउंस ले सकता है। उसको ईसीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन फायदा किस में है? ईसीएचएस मेंबरशिप लेने में। अब ईसीएचएस के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायरीज ईसीएचएस के मेंबर हो सकते हैं। पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स जो 65, 67, 71 की लड़ाई के इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, उनको भी लागू है। द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स को भी लागू है। असम राइफल्स, पीएससी, टीए के ऑफिसर्स को भी लागू है। एनसीसी के जो पुराने वाले खाकी ड्रेस वाले होल टाइम ऑफिसर्स होते थे उनको लागू है। अभी मेल ऑफिसर्स नहीं होते हैं, डब्ल्यूटीएलओज होती हैं, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, उनको भी लागू है। नेपाल में हमारे सेना के जो जवान हैं, गोरखा हैं, उनको भी ईसीएचएस फैसिलिटी लागू है। अब देखिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं और प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं 10-12 साल की नौकरी के बाद, उनको सिर्फ खुद को और उनकी पत्नी को लागू है, बच्चों को लागू नहीं है। ऊपर वाली जितनी भी कैटेगरी थी उनको बच्चों को भी लागू है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को स्वयं को लागू है, पत्नी को लागू है, बच्चों को लागू नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, ईसीएचएस की मेंबरशिप के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है। आप रिटायर होने से पहले, हो सकता है आप में से कईयों को पता भी नहीं लगे, सिपाही से लेकर हवलदार तक आपको 30,000 रुपये वन टाइम देना है। जेसीयूज को 67,000 रुपये वन टाइम देना है। ऑफिसर्स को 1,20,000 रुपये वन टाइम देना है। वन टाइम का मतलब ये नहीं कि हर एक मेंबर के लिए, आपके ऊपर अगर 4 डिपेंडेंट है तो चारों को लागू है, पैसा उतना ही एक बार देना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में और डॉक्टर की एडवाइस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन आपने पैसा कम दिया है इसलिए एनसीयूज को जनरल वार्ड लागू है एडमिट होने पे, जेसीयूज को सेमी प्राइवेट वार्ड लागू है और ऑफिसर्स को प्राइवेट वार्ड लागू है। अब कुछ एक कैटेगरीज जो टोटली एग्जेम्प्टेड हैं, उनको पैसा नहीं देना है। 1996 के पहले के रिटायरीज, बैटल कैजुअलिटीज को पैसा नहीं देना है और वीरांगनाओं को, वॉर विडोज को नहीं देना है। और एक बार आपने ये पैसा दे दिया के बाद जीवन भर आपका ईसीएचएस कार्ड वैलिड है। देखिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है कि डिपेंडेंट आप किसको कहते हैं, किसका कार्ड बन सकता है सीएचएस का। पुत्रों के संदर्भ में 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, उनकी इनकम 9,000 रुपये प्लस डीए से कम होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या कैविएट है। बेटियों के संदर्भ में कोई एज लिमिट नहीं है, कितनी भी उम्र की बच्ची हो सकती है, अनमैरिड होनी चाहिए, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर वो डाइवोर्सी और विडो है तो भी आप पे डिपेंडेंट है, प्रोवाइडेड उसकी इनकम 9,000 रुपये और डीए से कम हो, यानी 13,500 अप्रोक्सीमेटली से कम हो मंथली इनकम। अब देखिए, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में जीवन भर के लिए उनके एक सफेद कार्ड बनता है। क्राइटेरिया यही है कि उनकी इनकम भी 9,000 रुपये प्लस डीए से कम हो, लेकिन बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना आवश्यक है। 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी का उनके पास एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। दूसरा सवाल है कि आपके माता पिता को लागू है? जी हाँ, अगर आपके माता पिता आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके साथ रह रहे हैं,
डिपेंडेंट कब होंगे? जब उनकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम होगी। अगली स्लाइड पे देखते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, एनुअल वैलिडेशन, सालाना वैलिडेशन। हर साल आपका ईसीएचएस कार्ड को वैलिडेट करने की आवश्यकता है, यानी एक तरीके से उसको रिन्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन ये वैलिडेशन खुद के कार्ड के लिए लागू नहीं है, आपकी पत्नी या पति के कार्ड के लिए लागू नहीं है, आपके डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक बार में ही हो जाता है, बार बार नहीं होगा। पेरेंट्स अगर 80 साल से बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको भी हर साल एनुअल वैलिडेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पेरेंट डिपेंडेंट है, 80 साल से कम है, हर साल उनकी वैलिडेशन आवश्यक है। बच्चे डिपेंडेंट हैं, 25 साल से कम है, हर साल उनका वैलिडेशन आवश्यक। वैलिडेशन कैसे होगा? वैलिडेशन में आपने ये प्रूव करना है कि उनकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए जी, इनकम टैक्स की साइट से उनका फॉर्म 26AS डाउनलोड करेंगे, उसको ईसीएचएस की साइट पर अपलोड करेंगे और वैलिडेशन हो जाएगा। आप कहोगे कि देखिए गांव में कई पेरेंट्स के पास या कई बच्चों के पास तो पैन कार्ड होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप रेवेन्यू अथॉरिटी से, जैसे तहसीलदार हो गया, उससे एक इनकम सर्टिफिकेट बना लाइए जिसमें ये लिखा हो कि इनकी इनकम 9,000 रुपये तथा डीए प्लस डीए से कम है। आपका काम हो जाएगा। छठा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, अब आप नए नए रिटायर हुए, ईसीएचएस में आपको जाना है, आपको पता ही नहीं ईसीएचएस में कैसे जाएं। देखिए, ईसीएचएस में दो, जनरल ओपीडी, आप ईसीएचएस अपने मोबाइल ऐप से पहले से एडवांस में डॉक्टर की बुकिंग करवा के भी जा सकते हैं, और आप सीधे जाके लाइन में लग के भी ईसीएचएस की पर्ची बनवा सकते हैं। आपका कार्ड आपके पास होना चाहिए। जनरल ओपीडी सवेरे 8 बजे से लेके 3 बजे तक चलती है। 3 बजे के बाद पर्चियां बनने बंद हो जाएगी। अगर इमरजेंसी है तो उसका सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कभी भी पर्ची बन सकती है। मान लो ईसीएचएस बंद हो गया तो आप सीधा किसी एम्पैनल्ड या नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट के टाइमिंग्स आप देखेंगे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थोड़े दुर्लभ होते हैं, जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, इनको सवेरे 8:30 से लेके 1:30 बजे के बीच में आपने मिलना है। उसके बाद ये नहीं मिलेंगे। 1:30 बजे लंच के बाद ये लोग निकल जाते हैं। स्पेशलिस्ट का टाइमिंग्स कम है। सातवां इंपॉर्टेंट सब टॉपिक स्लाइड के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं कि ट्रीटमेंट किस किस प्रकार के होते हैं। एक तो प्लान नॉर्मल ट्रीटमेंट, आप ईसीएचएस में जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेके आ जाते हैं, और दूसरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट। पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट। आपने पर्ची बनाई, कार्ड लेके गए, ईसीएचएस में पर्ची बनाई, आपको दवाई कितनी मिलेगी? आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिलेगी। आमतौर पर थोड़ी बड़ी बीमारी तो 30 दिन की दवाई डॉक्टर साहब दे देते हैं, 30 डेज। अगर स्पेशल कैटेगरी केस है तो 3 महीने की दवाई एक साथ मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि साहब ये स्पेशल कैटेगरी क्या है? 80 साल से बड़े बुजुर्ग, कैंसर के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, 80 साल से बड़े बुजुर्ग जिनसे चला नहीं जाता, बेड रिडन लोग या फिर व्हीलचेयर बाउंड लोग, इनको 3 महीने की दवाइयां एक साथ ईसीएचएस ओआईसी दे सकता है। अगर हर महीने वही दवाइयां आपकी चल रही हैं तो आप महीना खत्म होने से 10 दिन पहले भी अपनी दवाई ले सकते हैं। अगर कोई वेटरन विदेश जा रहे हो अपने बच्चों से मिलने किसी काम से, तो एक साथ 6 महीने की दवाई ले सकते हैं। लेकिन उनको अपना वीजा और कंफर्म एयर टिकट बताना पड़ेगा। अगर आप बेड रिडन हैं, व्हीलचेयर से बंधे हुए हैं, तो भी वीडियो कॉलिंग से आपका प्रॉक्सी यानी आपका बेटा पोता जो भी आप भेजते हैं वो वीडियो कॉलिंग से दवाई ले सकता है। क्रॉनिक पेशेंट है कि बड़ी बीमारी से ग्रस्त है तो 3 महीने की दवाइयां एक साथ आपको मिल सकती है। ये था नॉर्मल ट्रीटमेंट, आपको कितनी कितनी दवाइयां मिल सकती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 8वां इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, ईसीएचएस में जाते हैं, वहां पर बोला जाता है आपको कि ये दवाई एनए, ये दवाई एनए। उनको कहिए श्रीमान ऐसा है, आपको इतना पैसा लागू है, आप एनए क्यों, आप लोकल केमिस्ट से क्यों नहीं दवाइयां खरीदते? देखिए, ओआईसी ईसीएचएस के पास बहुत पावर है दवाई खरीदने की। टाइप ए और बी जो पीसी होते हैं, जैसे जयपुर जैसे बड़े शहर में, उनको 10 लाख रुपए तक की दवाइयां महीने में खरीदने की परमिशन है। टाइप सी जो मध्यम वर्ग श्रेणी के शहर हैं उनमें टाइप सी पॉलीक्लिनिक होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके फुटफॉल पे और आप एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंसी पे। उनको 6 लाख रुपए तक की दवाइयां एक महीने में खरीदना लागू है। और टाइप डी जो छोटे जगह है जैसे डोसा वगैरह, उनको 4 लाख ओआईसी को 4 लाख रुपए पर मंथ मेडिसिन खरीदने की पावर है। तो इस पावर का भी सही इस्तेमाल हो तथा
पेशेंट्स को दवाइयां मिले। ये आपकी सतर्कता पर निर्भर है। अगला इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रेफरल के रूल्स क्या हैं। देखिए, रेफरल के रूल्स में कुछ एक चेंजेस हैं। पहले 75 साल से बड़े बुजुर्ग जा सकते थे, अभी कर दिया है कि 70 साल से बड़े बुजुर्ग कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं है। सीधे जाइए किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में और मस्ती से अपना इलाज करवाए, किसी भी प्रकार के किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 70 से कम उम्र है तो आपको किसी भी एक दिन में 2 रेफरल मिल सकते हैं। अगर एमएच में आपने इलाज करवाना तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब रेफरल की वैलिडिटी, जो आपको एक पर्चा मिलता है जिसको रेफरल बोलते हैं, जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, उसकी वैलिडिटी पहले 1 महीने होती थी, अभी 3 महीने कर दी गई है। बहुत अच्छा स्टेप हो गया है, 3 मंथ्स की वैलिडिटी हो गई है। और एक ही पर्चे में, एक ही रेफरल में आप 3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। उसी हॉस्पिटल में 3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। मान लो हार्ट की प्रॉब्लम के साथ गए, उसने फिर नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट ने फिर किसी अन्य डॉक्टर जैसे ऑर्थो वगैरह या किसी स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया। ऐसे 3 अलग अलग डॉक्टर्स को एक ही रेफरल में उसी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। टोटल एक रेफरल में 6 सेशंस आपको लागू है। 6 बार आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये देखिए मेरा हाथ, ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मैं एक रेफरल में, जिसमें 6 सेशंस लिखे हुए थे, 3 बार अपना प्लास्टर बदली करवा चुका हूं और दवाइयां भी ले चुका हूं। और अभी भी हमारा 3 और मेरे रेफरल जाने के सेशंस बाकी हैं। तो कहने का मतलब है कि 6 सेशंस काफी होते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा है। अब जो बड़ी बीमारियां हैं उनका रेफरल की तो वैलिडिटी बड़ी लंबी है, 6 महीने तक वैलिड रहता है, जैसे डायलिसिस का पेशेंट है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अन्य। अब इसके अलावा, दवाई देने के अलावा, इलाज देने के अलावा, रेफरल देने के अलावा आपका पीसी और क्या कर सकता है? देखिए, आपका पीसी आपको फिटनेस सिकनेस सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल दे सकता है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की अगली वाली पार्टी से माने। अब देखिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। पहला था नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? कोई ऐसा हादसा जो कि इमरजेंसी हो, उदाहरण के तौर पे हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, सब इमरजेंसीज है। किडनी फेल हो गई, कोई बड़ी समस्या हो गई, आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, इमरजेंसी में आप किसी भी एम्पैनल्ड या नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हार्ट अटैक होगा तो आप एम्पैनल्ड का इंतजार तो नहीं करेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए, कोई चिंता नहीं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अपने आप बीपीए साइट पे बिल विल डालेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए तो आपको किसी रिलेटिव को या बच्चे को, पोते को, बेटे को भेज करके इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ईसीएचएस को 48 घंटे में देनी होगी, यानी 2 दिन में देनी होगी। वो इसलिए जरूरी है ताकि आपके क्लेम्स बाद में अटके नहीं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल तो अपने आप ऑनलाइन बिल्स फॉरवर्ड करेगा और पेमेंट रिसीव करेगा, आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर नॉन एम्पैनल्ड है तो आपको पहले खुद पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद बाय हैंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे और फिर ईसीएचएस से क्लेम करना पड़ेगा। ये था नॉन एम्पैनल्ड का तरीका। देखिए, आगे चलते हैं कि मान लो आप ईसीएचएस में गए, कुछ मेडिसिन नॉट अवेलेबल होगी, एनए लिख दिया। अब आप अपना माथा पकड़ लेते हो कि यार इस एनए का मैं क्या करूं, दोबारा चक्कर लगाऊं, क्या करूं? देखिए, एनए 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप नॉर्मली ईसीएचएस में गए, डॉक्टर साहब ने एनए लिख दिया पर्ची पे। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां से डॉक्टर ने कोई पर्ची आपको लिखी, उसको आपको ईसीएचएस में लाना पड़ेगा। ईसीएचएस के डॉक्टर ने देखा कि 6 में से 3 दवाइयां ही अवेलेबल है, 3 पे एनए लिख दिया, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। तो एनए क्लेम करने की तरतीब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें आपको 5 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। एक तो कंटिजेंट बिल। कंटिजेंट बिल क्या चीज है? कंटिजेंट बिल जो है एक नॉर्मल पर्चा है जिसमें कुछ डिटेल्स आपको भरने, एक फॉर्म है जिसमें डिटेल्स भरने, डॉक्टर का वो प्रिस्क्रिप्शन जिसमें प्रिंट किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन होता है जो कि जिसमें एनए लिखा हो, आपके ईसीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी, जिस दुकान से आपने बिल दवाइयां खरीदी उसका बिल, और आपने अपना स्वयं का कैंसल्ड चेक, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। ये था क्लेम करने का तरीका। सिर्फ आपका इलाज नहीं करता है, दवाइयां नहीं देता, इसके अलावा भी बहुत कुछ काम
ईसीएचएस करता है। अब क्या काम करता है देखिए, ईसीएचएस आपको एम्प्लॉयमेंट भी देता है। ईसीएचएस में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें फौजियों का बहुत बड़ा मात्रा में परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है। क्या है ऑप्शन देखिए, ओआईसी जो है वो 100% फौजी ही होंगे, 65 साल तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। डॉक्टर होंगे, चाहे स्पेशलिस्ट हो या नॉर्मल डॉक्टर हो, 60% फौजियों को ही लेना पड़ेगा। 68 साल तक की उम्र तक नॉर्मल डॉक्टर सेवा दे सकते हैं और 70 साल तक स्पेशलिस्ट। पैरामेडिकल स्टाफ यानी नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, यानी स्टाफ टोटल 70% फौजियों के लिए रिजर्वेशन है। पैरामेडिकल स्टाफ 58 साल तक नौकरी कर सकता है और नॉन मेडिकल स्टाफ यानी क्लरिकल स्टाफ एटसेट्रा 55 साल तक सर्विस कर सकता है। कैसे अप्लाई करेंगे? स्टेशन हेडक्वार्टर के माध्यम से। देखिए यहां पर मेरा ये स्मॉल लिटिल लेक्चर समाप्त होता है। होप द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।